145 पे आते हैं, राइट ना। प्रोसीजर, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144। और अब देखिए क्या है, अब देखो एक जो ऑफेंस होता है, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो BNSS स्पेसिफाई करके चलता है। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया, लेट मी ऑन दिस। हाँ, अभी आइए पेज नंबर 10.12, 10.12, ठीक है। अब सुनिए, एक जो प्रोसीजर होता है सेक्शन 145, कहते कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो प्रोसीजर होगा ना, कि कैसे गवाहियां ली जाएंगी, कैसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो सब BNSS स्पेसिफाई करता है। और सिविल केस का कौन स्पेसिफाई करेगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जो भी क्रिमिनल केस का है उसका प्रोसीजर कौन बताएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और सिविल केस का कौन बनाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना। नॉर्मली देखो हर एक एक्ट का अपना अपना रोल होता है। हम कहते हैं BNSS, क्या हुआ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और BNSS में क्या होता है? ये प्रोसीजर बताएगा कि क्रिमिनल केस को कैसे लड़ेंगे, तरीका क्या होगा। अगर कोर्ट में जज कुछ करते हैं क्रिमिनल कोर्ट के, तो वो चीज जरूर कहीं ना कहीं कोई सेक्शन में लिखा होगा, जरूर कहीं ना कहीं सेक्शन में लिखा होगा। जैसे हम जज को बोलते हैं कि साहब, जज साहब आप एक्यूज्ड को बोलिए कि वो अपना बैंक का पासबुक लाके कोर्ट में दे, तो जज बोलेंगे कि मेरे को कहां पावर है ये बोलने का, कहां पे पावर है? तो सेक्शन 91 CRPC में पावर है। तो हर एक बात प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो BNSS क्या होता है? एक मुजरिम को सजा कैसे दिलवानी है उसका क्या है? प्रोसीजर है। अब ध्यान से सुनना। अब मुजरिम जो जुर्म किया, जो मुलजिम जुर्म किया है, क्यों जो काम किया है, उसकी सजा कितनी होगी? तो BNSS बोलता है इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ प्रोसीजर बताना है। तो सजा कितनी होगी? तो BNSS बोलता है हमसे पूछो, ये दूसरा कानून है कि हम बताएंगे कितनी सजा होगी। तो BNSS में ना हर जुर्म की सजा दी हुई है। ये करोगे तो 10 महीने, ये करोगे तो 6 महीने, ये करोगे तो 3 साल, ये करोगे तो ऑफ कोर्स 7 साल, फिर 10 साल, इस तरीके से BNSS में। लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम कोर्ट में सबूत देंगे अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए। डिफेंस भी देगा और प्रोसिक्यूशन भी देगा। तो कौन सा सबूत लिया जाएगा, कौन सा सबूत नहीं लिया जाएगा, इस बात को कौन बताएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो 3 अलग अलग एक्ट का रोल हो गया। मतलब ये तीनों रोल जो है, जैसे होता है ना भगवान में 3 भगवान सुपीरियर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, और बाकी और भी तो भगवान है ना, तो उनका अलग अलग रोल होता है। तो समझो कि ये 3 क्रिमिनल्स वाले केस में ये 3 भगवान हैं जिसके हिसाब से पूरा क्रिमिनल सिस्टम चलेगा। तो क्या हो गया? BNS और BN। अब इसके अलावा क्रिमिनल में जो भी कानून है वो सब स्पेशल लॉ होता है। जैसे कहते हैं बच्चों के साथ अपराध हुआ तो पॉक्सको आ गया, बच्चों के साथ बच्चे ने अपराध किया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया, उसको प्रोटेक्शन के लिए नहीं। और कई सर्कमस्टेंस में बैंक लोन वाला केस है तो सार्फेसी आ गया, बैंक को ड्यूज रिकवरी करनी है तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक फाइनेंस। तो ये अपना अलग रोल हो जाता है। लेकिन मेन किसका काम है? मेन किसका है? इस 3 का, ठीक है। और अगर तुम सिविल पे चलोगे, सिविल जैसे प्रॉपर्टी का मामला हो गया, ऑफिस का मामला हो गया, जिसमें सजा नहीं होती है, ठीक है, उसमें जो प्रोसीजर चलेगा वो कौन सा चलेगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CPC। अब उसमें जो सबूत रखे जाएंगे कोर्ट में, उसको रेगुलेट कौन सा कानून करेगा? क्रिमिनल वाले में कौन सा करता है? क्रिमिनल वाले में कौन सा करता है उज्जवल? क्रिमिनल वाले में अभी बताया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्रिमिनल वाले में कौन करता है रेगुलेट कि कौन सा सबूत देंगे, कौन सा नहीं? कौन करेगा?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और सिविल वाले में कौन करेगा? सिविल बोलता है कि बीएसए बोलता है हम दोनों देख लेंगे, तो बीएसए यहां भी आ गया, मतलब बीएसए यहां भी आ गया। मतलब आप सिविल की प्रैक्टिस करो या क्रिमिनल की करो, आपको बीएसए दोनों में चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में चाहिए। ठीक है, बहुत ही खतरनाक एक्ट है। कोई भी गवाही को यह नामंजूर करवा सकता है कि नहीं साहब ये वाली गवाही जो है ये नहीं चलेगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सीपीसी क्या है? प्रोसीजर है। तो सीपीसी केस के लिए अधिकार देने वाला कानून कौन है? अब जितने भी कानून जो है वो सब अधिकार देगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब क्या देगा? अधिकार देगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक किराएदार को अधिकार मिलता है कि मकान मालिक ने उसको घर रेंट पे दिया तो वो उस घर में रहे। कल को मकान मालिक उसको घर से निकालता है तो कौन सा कानून उसके अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए आता है? कौन सा कानून आएगा कि मकान मालिक तुम इसको घर से नहीं निकाल सकते हो, और निकालोगे तो हम दोबारा दिलवा देंगे? वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो पहुंच जाएगा। और प्रोसीजर कौन पर बताएगा? सीपीसी बताएगा। और प्रोसीजर में कौन सा सबूत लिए जाएंगे कौन सा नहीं वो कौन बताएगा? बीएसए बताएगा। तो सभी कानून का अपना अपना एक महिमा है, भाई ये कानून जो है इसका ये काम है, वो कानून जो है उसका ये काम है, सभी का अपना अपना एक पॉइंट है। ठीक है, यहां तक दिस वन। अब समझिए सिचुएशन को। अब मेरे को एक सिचुएशन समझिए, ध्यान से सुनिए। नाउ नॉर्मली प्रोसीजर, अब हम आते हैं। अब देखो मेंटेनेंस वाला जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 145 में आ जाता है, मतलब उसको बीएनएसएस से पूरा मतलब नहीं है, ये खुद ही बताया कि प्रोसीजर क्या होगा। अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। राजू एंड गीता, दे आर द हस्बैंड वाइफ, और दोनों में सेपरेशन हो गई। राजू ऑफ दिल्ली एंड गीता है चली गई अपने माँ बाप के पास पटना में। ये पटना में रहने चली गई, अपने पेरेंट्स के पास रह रही है अब। और लड़ाई झगड़े कहाँ हो गए? दिल्ली में। दिल्ली उसका इन लॉज का घर, जहाँ उसका हस्बैंड काम कर रहा था, साथ रहते थे। लड़ाई झगड़े के बाद कहाँ चले गए? पटना चले गए। अब गीता को एक नौकरी मिल गई। अब गीता इस नौकरी को करने के लिए चली गई दिस वन गुवाहाटी। वो गुवाहाटी चली गई। अब इसको ख्याल आया कि हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल करेंगे, इसकी सैलरी कम है, इसका गुजारा नहीं चल पा रहा है, और मेंटेनेंस का सूट के कहाँ फाइल हम हस्बैंड के ऊपर फाइल करेंगे। तो अब आपको बताना है कि वो मेंटेनेंस का सूट अपने हस्बैंड के ऊपर कहाँ पे फाइल कर सकती है। दिल्ली में जहाँ हस्बैंड के साथ रहती थी, उसके बाद वो पटना में कुछ दिन पेरेंट्स के साथ रही, फिर गुवाहाटी आ गई। अब वो गुवाहाटी में बैठी हुई है और मेंटेनेंस का सूट उसको फाइल करना है, वो कहाँ फाइल कर सकती है। एक कहानी को टर्न और कर देते हैं। हस्बैंड नौकरी करने लगा और हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई मुंबई में, और हस्बैंड आजकल मुंबई में है। अब गीता को केस फाइल करना है। गीता आजकल कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है, तो देखो बीएनएसएस क्या कहता है। ये कहता है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144, ये सिंपली 144 के लिए है। क्या स्पेसिफाई किया? मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट्स। अब सुनिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया। वेयर ही इज, और वेयर ही इज और हिज वाइफ रिजाइड्स, एंड वेयर द लास्ट रिजाइडेड विथ हिज वाइफ, और एज द केस में बी with the mother of the legitimate child, or where his father or mother resides। अब देखिए सिचुएशन बहुत कॉमन सा है और बहुत सिंपल। अब गीता सूट कहाँ फाइल करेगी? सबसे पहले कहा वेयर ही इज, जहां पे वो रह रहा है। तो अब यहां सिचुएशन है मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज, इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही, या ही किसको रेफर कर रहा है? हस्बैंड को रेफर कर रहा है। टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन
यानी कि वाइफ अगर हस्बैंड पे फाइल कर रही है तो कहां फाइल कर सकती है? जहां पे हस्बैंड रह रहा है। अगर बच्चे फादर पे फाइल कर रहे हैं तो जहां फादर रहते हैं, फादर बच्चे पे फाइल कर रहे हैं तो जहां बच्चा रहता है, बस वो देखना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के लिए, वो कहता है वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स। ये थोड़ा वाइडर कर दिया। ये कहता है कि भाई जहां हस्बैंड रहता है वहां तो कर सकते हो, और ये नॉर्मल, बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि सीपीसी भी यही कहता है कि सूट की फाइलिंग कहां करनी है? जहां डिफेंडेंट रहता है, जहां डिफेंडेंट रहता है। मतलब मुझे अगर शाहरुख खान से कोई प्रॉब्लम है, मैं शाहरुख खान के ऊपर केस कहां फाइल करूंगा? मुंबई में करूंगा। क्योंकि क्या मेरे को दिल्ली में फाइल करने का राइट होगा? ये तो मुश्किल हो जाएगी। उसको हमेशा जहां जहां फाइल हो सब जगह जाना पड़ेगा। क्रिमिनल का सिस्टम अलग है, सिविल का सिस्टम अलग है। लेकिन यहां पे सिस्टम थोड़ा बदला हुआ है। यहां कहता है वेयर ही इज और हिज वाइफ रिजाइड्स। अब वाइफ कहां रहती है? वाइफ कहां रहती है? गुवाहाटी में। वो गुवाहाटी के फैमिली कोर्ट पे जाएगी, सारी वाकया जो दिल्ली में हुआ वो बताएगी, और गुवाहाटी की कोर्ट भी उसको वेलकम करेगी कि आओ तुम्हारा केस शुरू करते हैं, और तुम्हारा हस्बैंड कहां बैठा है बताओ। वहां उसको नोटिस भेजते हैं, बुलवाते हैं, और गुवाहाटी का कोर्ट बिल्कुल ये काम करेगी। और ये प्रिविलेज यहां पे लेडी को है, ही और हिज वाइफ। ये वाला जो बेनिफिट है किसमें है? हस्बैंड वाइफ के केस में है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के केस में है। मींस अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए के ऊपर मेंटेनेंस सूट फाइल करनी है तो आप जहां पेरेंट्स रहते हैं वहां करेंगे, जहां कि आप रहते हैं। लेकिन वाइफ के लिए क्या सिस्टम है? एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि वो जहां भी है वो वहीं कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोचती है कि भाई 4 दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं, अब शिमला चली गई घूमने, वहां मन लग गया, वहां रहने लगी। अब सोचिए यहां पे से सूट भी कर लेते हैं, केस भी यहीं से फाइल कर दूं, तो वेलकम है, करो वहीं से केस फाइल कर दो। दिखा दो कि मैं यहां रहती हूं, यहां का एक एड्रेस दिखा दो, ये मेरा एड्रेस है, ये मैंने किराए पे घर ले रखा है और यहां पे मैं रह रही हूं। कोई नहीं पूछने जाएगा क्यों रह रही हूं यहां पर। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दैट, सिंपली रह रहे हैं, दैट्स मोर देन एनफ। रीजन क्यों रह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, उससे क्यों रह रहे हैं, दिस वन। तो यहां कहते हुए ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ यहां पर। तीसरी बात कहते हैं वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विथ हिज वाइफ। अब हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है और वो जॉब में कई जगह ट्रांसफर्स होते हैं, तो जहां लास्ट रिजाइड रहते हैं वहां पे कर लो। और एक सिचुएशन और है, लास्ट रिजाइड विथ हिज वाइफ और एज द केस में भी विद द मदर और लेजिटिमेट चाइल्ड। और सबसे प्रॉब्लम वाला लास्ट वाला है, वो कहता है कि वो वाइफ रहे कहीं भी मतलब नहीं है, हिज फादर और मदर रिजाइड्स, वहां भी कर सकते हैं। जहां फादर और मदर रहते हैं वहां भी कर सकते हैं। आपको याद होगा निकिता वाला केस था जिसमें हस्बैंड ने सुसाइड कमिट किया। उसमें क्या बता रहा था केस में कि हस्बैंड रहता था बेंगलोर में, वाइफ के पेरेंट्स रहते थे जौनपुर में, लड़की जॉब करती थी लखनऊ में, जॉब दिखा रही है, और रहती है गुड़गांव में। ये 4 सिस्टम बताया हुआ था। केस का सिस्टम ये आ रहा था कि हस्बैंड कहाँ है? बेंगलोर में। हस्बैंड के साथ कहाँ रहती थी? बेंगलोर में। पेरेंट्स कहाँ हैं? जौनपुर में। अभी नौकरी कहाँ कर रही थी? लखनऊ में, लेकिन गुड़गांव में पीजी लेकर के रह रही थी। कोई नहीं पूछ रहा उससे कि क्यों रह रही हो गुड़गांव में, जब तुम्हारी लखनऊ में है नौकरी तो तुम गुड़गांव में क्यों रह रही हो? वो पिटीशंस में लिखी हुई वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम है तो गुड़गांव में ही क्यों हो? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर एट ऑल देयर। तो वो गुड़गांव में है, लखनऊ में नौकरी है, जौनपुर में पेरेंट्स है और बेंगलोर में ही है। तो बीएनएसएस इतना सिंपल है लेडीज के लिए कि वो चारों जगह का ऑप्शन दे दिया कि तुम्हें जहां केस फाइल करनी है आप वहां कर लो। बेंगलोर पसंद है बेंगलोर कर लो, गुड़गांव कर लो, लखनऊ कर लो, या फिर आप क्या कर लो, जौनपुर कर लो। और उसने सूट कहां फाइल किया? उसने जौनपुर में सूट फाइल किया। और जौनपुर में क्या शो किया उन्होंने कि जौनपुर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, जौनपुर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं।
अब कभी कभी कोर्ट पकड़ लेती है बड़ी चीजें। अब एक पटना हाई कोर्ट का वीडियो यूट्यूब पे बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लेडी है और उसका फादर है। अब उससे पूछता है, भाई तुम्हारा नौकर काम तो पटना में है। फादर से पूछता है, बेटी तुम्हारे साथ रहती है, तुम सूट जो है मेंटेनेंस का हस्बैंड के ऊपर छपरा में क्यों फाइल किया? तो वो कहता है कि छपरा में मेरी वाइफ रहती है। तो कानून से तो वो सही है कि मदर रहती है उसकी, फादर कोर्ट में दे रहा है, लेकिन जज है हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट है ये सेशन कोर्ट नहीं है, इनहेरेंट पावर है। जज सीधे कहते तुम बड़े 2 नंबर के आदमी हो, खामखा बेटी से सूट फाइल करवाते, तुम तो बेटी का घर तोड़ दोगे, 2 नंबर का आदमी है तुम, रहता यहां है, केस जाके कर रहा है छपरा में। देखो हाई कोर्ट का जज है तो बोल रहे हैं, उनके पास पावर होते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट के जज, सॉरी फैमिली कोर्ट के जज क्या देखेंगे कि अरे ये कानून के हिसाब से है, लॉ के हिसाब से है ना, चलो जाने दो। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने पकड़ लिया, तुम 2 नंबर के आदमी हो, तुम जानबूझ के हैरेस करने के लिए ये केस फाइल किए हो, और बड़ा डांट लगाया वहां कोर्ट। यूट्यूब में देखोगे इस ये वीडियो जो है काफी बढ़िया दिख रहा है। हाँ वायरल हो गया है वीडियो, काफी बढ़िया वायरल वीडियो है ये ना। तो हाई कोर्ट के जैसे तभी ये पावर है, लेकिन वो जो पर्सन किया वो क्या किया है, कानून के दायरे में है, कानून में ही किया है। और कानून इतना सिंपल है, तो वाइफ सूट कहां कहां फाइल कर सकती है, जहां हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड किए थे, रहे थे, ये हस्बैंड के लिए कन्वीनियंट भी है। दूसरा, जहां हस्बैंड रह रहा है फिलहाल, वहां भी कर सकते हैं। तीसरा, जहां पे उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, मदर और फादर। अब मदर फादर में एक बात और है, मदर रह रही बरेली में और फादर रह रहे झांसी में, तो इनको दोनों जगह का ऑप्शन है। बरेली में फादर है तो बरेली में कर दे, और झांसी में मदर है तो झांसी में कर दे, ये दोनों जगह इनको ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ऑलरेडी अलग अलग है तो भी चलेगा, दोनों के लिए चलेगा। और तीसरा, जहां खुद रह रही है वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन। चलिए अब देखिए दूसरी बात, आप देखते थे निकिता वाला केस ही देखते हैं, उसमें हस्बैंड ने लास्ट टाइम में वीडियो बनाया कि मेरे को केस में बहुत हैरेस किया गया। अच्छा, जौनपुर में केस है तो क्या उसके पास ऐसा कोई राइट है कि वो अपने केस को बैंगलोर ट्रांसफर करवा लेता? कोई राइट है? उसके पास राइट है, ये अधिकार सबको है। अगर वो हैरेस हो रहा है, उसकी नौकरी में एब्सेंट्स लग रहे हैं, उसको इतने लंबे समय तक जाना पड़ता है, कोर्ट में स्ट्राइक्स रहते हैं, देखो सेक्शन नंबर 25 है किसका, सीपीसी का, ये केस को ट्रांसफर करवा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। वहां की फैमिली कोर्ट से बेंगलोर की फैमिली कोर्ट में भी केस ट्रांसफर हो सकता था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक सेक्शन 25 का एप्लीकेशन लगाना था, उसको प्रॉब्लम बता दी थी, और सुप्रीम कोर्ट के जज समझते चीजों को और देखते कि साहब वो तो रह तो गुड़गांव में रही है, उसका नौकरी यहां की है, वो वहां की है, इफिशिएंट लेडी है, ट्रेवल कर सकती है, बच्चा उसके साथ रहता नहीं है, और सारे कॉज ऑफ एक्शंस जो है, जो बताइए कि हमारे साथ ये हुआ या ये हुआ या ये हुआ, वो सब कहां हुआ है, सब बेंगलोर में हुआ है। तो अगर केस का कोई विटनेस होगा तो वो कहां होगा, वो भी बेंगलोर में होगा। तो विटनेस को बेंगलोर से जौनपुर बुलाना सही होगा या केस को ही बेंगलोर में चलाना सही होगा? केस को बेंगलोर में चलाना सही। जरूरी नहीं कि कोर्ट लेडी का सुने, नहीं, लेडी के लिए एक बात यही होती है कि सारे हमारे पास, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, लेडी हूं, वहां जाना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, बट इतना डिफेंस अप्रोप्रिएट नहीं होता है जितना डिफेंस उसके पास है। वो अपने आप को वर्किंग दिखा रहा है, उसके आने जाने में 3 दिन 4 दिन का वेस्टेज होता है, जितना कन्वीनियंटली वो अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में रख करके केस जौनपुर से वहां ट्रांसफर करवा सकता था, उसने इस एफर्ट को किया ही नहीं, ये एफर्ट ही नहीं लिया। तो ये एफर्ट भी लिया जा सकता था, है ना। तो अब सिचुएशन समझिए,
क्या अब न चलो नहीं लिया जाने देते हैं। क्या ऐसा हो सकता था कि वो आता नहीं? उसकी क्या एलिगेशन थी? वीडियो देखो, कहते थे मेरे को ना हर 2 महीने में आना पड़ता है जौनपुर, और जब भी मैं आता हूं पता चलता है कोर्ट में स्ट्राइक है, कोर्ट बंद है, कभी जज एब्सेंट है, एक वकील की भी डेथ हो जाए तो पूरी कोर्ट बंद हो जाती है। ये बात तो सही है, दिल्ली में नहीं है ऐसा, लेकिन यूपी साइड में जाओगे, बिहार में जाओगे, हजारों वकील हैं, एक वकील की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस में सारा कोर्ट जो है वो बंद हो जाता है। कोई हल्ला हंगामा हो गया, कोई मारपीट हो गया, कुछ भी हो गया, जरा भी वकील को कोई ऊंचा बोल दिया तो कोर्ट में क्या हो गया? स्ट्राइक हो गया। अभी कैंटीन में गए, एक पुलिस वाले से झड़प हो गई, एक वकील को पुलिस वाले ने कुछ बोल दिया, वो पूरे बार में जाके कंप्लेंट कर दिया, मौका मिल गया सब उठ के आ गए, सीधा पूरा सारा कोर्ट का काम बंद करो, सब स्ट्राइक। तो बहुत होता है इस तरह का। तो उसकी यही एलिगेशन थी, हम कोर्ट में आते हैं तो भी कोर्ट में काम नहीं होता। तो क्या ऐसा हो सकता था कि वो एक वकील ही अपॉइंट कर देता और वकील ही उस केस को देखते, वहां पर वो जाता ही नहीं, कोर्ट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देती कि आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, वकील है, आपके केस देख लेंगे, जो भी गवाहियां होंगी, एविडेंस होंगी, सब ये कर लेंगे। तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखता है। यहां कहते हैं ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स shall be taken in the presence of the person against whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made। देख लो, ये तो कहता है आना पड़ेगा, तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं होगा। लेकिन एक बात और कह दी गई बड़ी अच्छी, और when his personal attendance is dispensed with, मतलब अगर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि मेरी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दीजिए, मुझे आने से मुक्ति दे दीजिए, तो कोर्ट कर सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट, वकील के सामने सारे एविडेंस लिए जाएंगे, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जैसे प्रिस्क्राइब है समन केस में वैसे ही रिकॉर्ड होगा। मीन्स देयर इज नो नीड फॉर द हस्बैंड टू कम एंड ज्वाइन द प्रोसीडिंग। ऑफ कोर्स इट मे बी डन बाय द एडवोकेट एज वेल। उसके अपॉइंटेड वकील हैं, वकील भी उसको देख सकते हैं, बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होते हैं, दैट वाज, और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है पेमेंट का, विलफुली अवॉइड कर रहा है सर्विस को, नोटिस जा रहा है, नोटिस नहीं ले रहा है, जानबूझ के कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा है कि प्रोसीडिंग डिले हो, तो अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? जैसे होता है ना, नोटिस जा रहा है और हस्बैंड नोटिस लेता ही नहीं है, वो कह देता है घर में कोई नहीं है। तो और भी केस है तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट वारंट इशू कर देती है, नॉन बेलेबल वारंट, किसको पकड़ के लाओ। लेकिन मेंटेनेंस केस में नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं होगा। मेंटेनेंस केस में नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा? नहीं होगा। और डीवी केस में नहीं अपीयर हो तो क्या वहां एनवीडब्ल्यू इशू होगा? डीवी केस में कोर्ट ने समन इशू किया है और नहीं आ रहा है, अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है, तो क्या डीवी कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर सकती है रिस्पोंडेंट के लिए? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? डीवी केस में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हस्बैंड कोर्ट के समन को इग्नोर कर रहा है, नहीं आ रहा है, एंड यू आर द मैजिस्ट्रेट, हाउ विल यू प्रोसीड? कैसे प्रोसीड करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? अगर हस्बैंड डीवी केस में नहीं आ रहा है, कोई भी पर्सन अगर अभी न्यूली क्वालिफाइड है तो ऐसे ही कोर्ट में मैजिस्ट्रेट बनते हैं पहले। हाँ, तो बोलिए क्या करेंगे? थोड़ा लीक से हट गए हैं, मेंटेनेंस की बात आई तो मैं साथ साथ डीवी की बात कर लेता हूं। हाँ, बेलेबल ऑफेंस है तो एनवीडब्ल्यू इशू नहीं होती। बेलेबल ऑफेंस में एनवीडब्ल्यू इशू नहीं होता। वारंट अलग चीज है, ऑफेंस अलग चीज है। कोर्ट में अगर कोई नहीं आता है, बेलेबल का ही केस चल रहा है, नहीं आ रहा है, तो एनवीडब्ल्यू तो इशू करेगी कोर्ट। ये बैटर नहीं है। अगर मान लो ट्रेसपास का केस है, पर्सन के अगेंस्ट केस हुआ है और बेलेबल ऑफेंस है ट्रेसपास, आओ तो बेल मिलेगा, बट आप आ ही नहीं रहो कोर्ट में,
then the court will certainly issue the non-bailable warrant. बेलेबल वारंट से भी नहीं आया, नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इश्यू करेगी। मेरा क्वेश्चन आज का ये है कि क्या डीवी केस में कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस इशू करेगी? देखते होगे, प्रैक्टिकली भी डीवी केस देखते होगे, हर मोहल्ले में होता है, 2-4 घर छोड़ के सब जगह यहाँ चलता रहता है ना? बताइए। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वारंट इशू ही नहीं होता। जब भी इशू होगा क्या होगा? समन होगा। और अगर समन से भी ना आए तो, समन से ना आए तो फिर वारंट बोल दिया। मैंने बोला ना वारंट नहीं इशू होता, फिर उधर के वहीं पहुंच जाते हो। दोबारा समन बोला, दोबारा समन से भी नहीं आया तो, तीसरी बार भी नहीं आया तो, अब तो बोलो वारंट, बोलो तीसरी बार भी समन इशू किया नहीं आया तो यही करते रहेंगे तो पूरा साल तक यही करते रह जाए। तीसरी बार भी समझ नहीं आया, हुआ इशू हुआ नहीं आया, फिर मैं वेट कर रहा हूं सही आंसर कोई करे तो। हाँ, अब हुआ बात, एक्स पार्टी प्रोसीड कर देंगे। एक्स पार्टी का मतलब हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पार्टी, मतलब ये मान लेंगे कि उसको डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है, जरूर बदमाशी करके बैठा हुआ है, तो कोर्ट जो आया है सिर्फ उसका सुनेगी, उसके सबूत को देखेगी और फैसला दे देगी। नहीं, अब ऑर्डर की कॉपी उससे घर पहुंच जाएगा। अब वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं कंप्लाई किया तो तब एग्जीक्यूशन लग जाएगा, तब एग्जीक्यूशन लग जाएगा। अब नहीं सेटिस्फाई किया तो एग्जीक्यूशन में अब वारंट इशू होता है, अब नहीं छोड़ते हैं, अटैचमेंट वारंट सब होता है वो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस के केस में या डीवी के केस में वारंट इशू नहीं होता है। जब भी होगा तो क्या होगा? समन। और मेंटेनेंस के केस में भी अगर कोर्ट में नहीं पहुंचते समन दे करके भी, तो ये मत समझो कि कुछ नहीं होता है। फिर कोर्ट से एक दिन लेटर आएगा कि आपको इतना पैसा मेंटेनेंस हर महीने अपनी वाइफ को देना है, एक्स पार्टी आपका डिसीजन हो गया, ऑर्डर की कॉपी रखो और हर महीने के 5 तारीख को इतने पैसे अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो 1 महीने की जेल, हर महीने के बदले 1 महीने की जेल, ये पढ़ा है ना? तो ये हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि कोर्ट की जब भी समन आए तो कोर्ट में हाजिर हो जाना चाहिए, है ना? अब सुनिए, द कोर्ट में प्रोसीड टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, लिख दिया, एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज। एंड अब यहां एक सिचुएशन भी है बड़ा सिंपल कि अगर फिर क्या चलेगा, फैसला कैसे होगा? एक्स पार्टी होगा। अब हस्बैंड के घर पे क्या आ गया? सीधे लेटर आ गया कि तुम्हें अपनी वाइफ को इतना पैसा मेंटेनेंस देना है। अब वो क्या करे? पेमेंट करना शुरू करे या रुकवाने का भी कोई टेक्निक है? वो कोर्ट पहुंच जाए, एक एप्लीकेशन लगाए कि सर इस ऑर्डर को रिकॉल कर लीजिए, इस ऑर्डर को क्या करिए? रिकॉल कीजिए। क्यों नहीं आया मैं कोर्ट में? आप रीजन बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मैं कोर्ट अपीयर नहीं हो पाया, ऑर्डर रिकॉल कर दीजिए, हमें अपनी रिप्लाई फाइल करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्या कोर्ट दे देगी या नहीं देगी? कोर्ट बोलती है पहले तुम पे कॉस्ट लगाएंगे, ऐसे नहीं देंगे, बोलेगी 20,000 कॉस्ट, है ना? किसको पेमेंट करना है? कॉस्ट किस पे जाएगा? किसको जाएगा? कोर्ट ऑर्डर ये भी में भी यही भी लिखेगी कि कॉस्ट किसको पे करना है। तो कॉस्ट किसको जाना है? अपोजिट पार्टी को दे दो। कभी कहती है अपोजिट पार्टी को दे दो, कभी कहती है डीएलएसए में दे दो, है ना? वो डिपेंड करता है कोर्ट की चॉइस पे। तो यहां पे कहते हैं ना, एनी ऑर्डर सो मेड सेट असाइड फॉर गुड कॉज। कब? विद इन 3 मंथ्स आपको एप्लीकेशन लगानी है उसको रिकॉल करने का, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग
पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू whom? टू द अपोजिट पार्टी एज द मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। तो नहीं आने का ये क्या हो गया? नुकसान हो गया। और केस क्या चल गई? एक्स पार्टी चल गई। एक्स पार्टी चल गई, डिसीजन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब आपको या तो मेंटेनेंस पे करो या विद इन 3 मंथ्स आप कोर्ट में इसको रिकॉल करने का एप्लीकेशन लगाओ। रिकॉल क्या होगा? आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्यों नहीं आए, और आपको कॉस्ट जो कोर्ट लगाती है वो कॉस्ट जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट कॉस्ट के ऊपर भी ऑर्डर कर सकती है, जो कोर्ट को सही लग रहा है। ठीक है। लास्ट रिजाइडरी वर्ड मैंने आपको बता दिया अभी, 144 मैंने समझा दिया अभी आपको, 145 कर दिया, और ये सब चीजें मैं बता दिया। चलिए अब देखो सेक्शन 144। सेक्शन 144 में क्या है? मेंटेनेंस। कितने तरह की मेंटेनेंस? 2 तरह की, एक इंटरिम मेंटेनेंस और एक फाइनल मेंटेनेंस जो होगा। अगर मान लो कोर्ट ने इंटरिम या फाइनल डिसाइड कर दिया, हस्बैंड को देखा कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए पर मंथ। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा करो 40,000 पर मंथ जो है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे करो। तो हस्बैंड क्या कर रहे हैं? 40,000 का महीना वाइफ को देना शुरू कर रहे हैं, सेपरेट है दोनों, और वाइफ को मेंटेनेंस देना शुरू किया 40,000। लेकिन एक वक्त आया जब हस्बैंड की नौकरी छूट गई, हो सकता है, और अब बेरोजगार बैठा है, तो वो क्या 40,000 दे पाएगा या अभी भी उसको देना ही पड़ेगा? तो इसको कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड हियर चेंज इन सर्कमस्टेंस। इसको कहते हैं हम चेंज इन सर्कमस्टेंस। अच्छा, ये तो नेगेटिव व पॉजिटिव भी हो सकता है। सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो क्या वो वाइफ वैसी बैठ रहेगी 40,000 पे ही, कि वो बोलेगी कि मेरा भी बढ़ना चाहिए? नहीं, इसको भी कहते हैं चेंज इन सर्कमस्टेंस। दोनों की तरफ से हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है, वाइफ को मिल कितना रहा है? 40,000, लेकिन अचानक से उसको कोई बीमारी हो गई और उसको अपने इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं और 40,000 से उसका काम नहीं चल रहा है। ये भी क्या कहलाएगा? चेंज इन सर्कमस्टेंस। या हस्बैंड को कोई बीमारी होगी, उसमें ही सारे पैसे लग रहे हैं, वो 40,000 मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। ये सब चीज क्या होती है? सब ये सारी चीजें वैसे होती है ना, चेंज इन सर्कमस्टेंस। इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? मेंटेनेंस के ऊपर पड़ेगा। तो देखिए अब सिचुएशन बड़ा सिंपल। इसको कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे कि अलाउवेंस को क्या करो? ऑल्टर कर दीजिए। ऑल्टर करने का मतलब बढ़ाना या घटाना, दोनों हो सकता है। बढ़ाना भी हो सकता है ना, बढ़ाना भी हो सकता है और घटाना भी। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पॉजिटिवली चेंज हुआ है या नेगेटिवली चेंज हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 146 में लगाना पड़ेगा। अब देखो 146 क्या कहता है? बड़ा सिंपली बात कहता है, ये कहता है ऑन ए प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टेंस। अब वो कैसा चेंज इन सर्कमस्टेंस बता रहा है, उसका प्रूफ लगाएगा। जैसे कि वाइफ कह रही कि मेरा बीमार है, रेगुलर एक्सपेंसेस लग रहे हैं हमारी ट्रीटमेंट्स में, डॉक्टर के पेपर्स लगाएंगे, रिपोर्ट्स लगाएंगे। Any person receiving under section 144 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or order under the same section to pay monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father, mother as the case may be। अब देखिए मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, बड़े अच्छे काम। द मैजिस्ट्रेट में मेक सच अल्टरेशन, वो क्या करेंगे? अल्टरेशन करेंगे। एज थिंग्स फिट फॉर द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ और इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस मे बी। उसको क्या करना है? मेंटेनेंस में वो क्या कर देंगे? अल्टरेशन कर देंगे। अब अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना, बढ़ा देना या फिर घटा देना। सही है, दैट्स कॉल्ड चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। एंड
अच्छा अब देखिए, एंड अब सिचुएशन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेडी मेंटेनेंस के लिए तो कोर्ट में जाती है, सिविल कोर्ट में भी चली जाती है पैसे के लिए। सिविल कोर्ट में भी कुछ उनका सिविल कोर्ट के हिसाब से, सिविल एक्ट के हिसाब से कोई अधिकार बनता है, दूसरे एक्ट से वहां भी अधिकार बनता है। सिविल कोर्ट इन द सेंस दैट, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट में कोई पिटिशन लगा दिया और हिंदू मैरिज एक्ट में भी उनको मेंटेनेंस अलाउ हो गया, इसको भी कहते हैं चेंज इन सर्कमस्टेंस। अब मैजिस्ट्रेट भी देख रहे हैं कि बेचारा एक हस्बैंड वहां भी मेंटेनेंस दे रहा है उस एक्ट के भी और यहां भी दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहां पे घटा देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, चेंज इन सर्कमस्टेंस है। तो appears to the magistrate consequence of decision of a competent civil court, जो भी ऑर्डर 144 में मेड है वो कैंसिल हो जाना चाहिए या चेंज होना चाहिए, है ना। कई बार लेडी ऐसा होता है ना कि डीवी कोर्ट से भी मेंटेनेंस ले लेती है और फिर 144 से भी ले लेती है, तो डीवी कोर्ट कैंसिल नहीं करती है, वो बिल्कुल वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है, सही है। वो डीवी कोर्ट एक तरह से समझ लो वुमेन का मायका ही है, वो वहां पे कुछ नहीं, जो भी होता है सब मैक्सिमम उनके फेवर का होता है, मैक्सिमम 90% उनके फेवर का होगा। उनकी गलतियां भी होगी, कोर्ट उसको साइड करते चलेगी, एकदम ब्लाइंडली ओपनली ये काम होता है। हस्बैंड परेशान रहते हैं वहां पर, सब परेशान रहते हैं, ठीक है। जज भी लेडी ही होती है, बढ़िया से डांट लगाती है हस्बैंड को, सबके सामने अच्छे से डांट लगाती है, पैसे निकलवाती है, जेल भिजवाती है, सब होता है वहां। और वो बोल भी रहा है बेचारा कि मेंटेनेंस वाले 144 से मैं इतना मेंटेनेंस दे रहा हूं, वो कहती है हम नहीं सुनते हैं कुछ भी, तुम्हें यहां भी इतना देना पड़ेगा। वो ऑर्डर, हाँ आराम से दोनों जगह से मिल जाएगा। वो 144 वाला ले रही है पहले से, 144 वाला पहले से ले रही है और अब डीवी कोर्ट में फाइल कर दी। एक तो कैंसिल हो सकता है, अभी बता रहे ना, एक डीवी वाला फाइल कर दी, तो डीवी वाला जो फाइल करेगी डीवी कोर्ट दे देगी उसको। अब अगर थोड़ा सा भी हस्बैंड को होशियारी है ना, तो वो जाएगा मेंटेनेंस कोर्ट में और ये एप्लीकेशन लगाएगा कि वहां से उसको मेंटेनेंस मिल गया है, मिल रहा है, यहां कैंसिल कर दो, हम दो जगह से नहीं दे पाएंगे, सही है। वो डीवी वाले कोर्ट को बोलेगी ना तो उसको भगा देगी, सही है, डीवी वाला कोर्ट भगा देगी, वो नहीं सुनेगी। लेकिन इसको बोलेगी, फैमिली कोर्ट को बोलेंगी ना, तो फैमिली को पॉजिटिवली सोच समझेंगे कि हाँ इसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है मेंटेनेंस पे करने की। कितना परसेंट देना पड़ता है? कौन सा? कितना परसेंट देना पड़ता है सैलरी का? सैलरी का कितना परसेंट देना पड़ता है वो डिपेंड करता है कि आपके डिपेंडेंट कौन कौन है। फैमिली में तो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप माँ की भी देखभाल करते हो, वाइफ भी है, तो कितने लोग हो गए? 3 लोग। तो कोर्ट आपके इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब 1 लाख सैलरी है तो 4 यूनिट बना दी, 25,000 जो होगी वो किसकी हो गई? वाइफ की, 25 आपके, 25 मदर के और 25 जो है वो नॉर्मल एक्सपेंसेज जो बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन सब में हो गया। तो इस तरह से नॉर्मली ऐसे होता है, नॉर्मली लिखती भी है कि इस रीजन से हम कर रहे हैं। लेकिन डीवी कोर्ट में वो तो बोलेगी कि लेडी है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, जेंट्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस लेडीज़ के होते हैं, वो सारा ऑर्डर में लंबा लंबा लिख देगी, इसका ये खर्च है, इसका ये खर्च है, इसका ये खर्च है, 1,50,000 लेडी का, वो यहाँ ये कर देगी। वो बेचारा बोलेगा कि 25,000 वहां भी मैं दे रहा हूं, तो भी नहीं, तो यहाँ चला गया इसको कितना? 75,000। अब ये परेशान, 1,75,000 तो वो ले लेती है, ठीक है। अब ये जाएगा फैमिली कोर्ट में इसको कम करवाने, वो भी अगर सही वकील मिल गया कि हाँ पे इसको पता है कि कम होगा यहां से, तभी, नहीं तो वो डीवी कोर्ट में कम करने का एप्लीकेशन लगाए तो वो तो जाना ही है, फिर एप्लीकेशन डिसमिस होना है वो। सो दिस इज द पॉइंट हियर, ठीक है। नहीं, डीवी कोर्ट सही में लेडीज के प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया कोर्ट है। दिल्ली के हालात, दिल्ली में जो लेडीज का हालात है वो ठीक है कंपैरेटिवली, लेकिन बाहर जो बहुत बुरा है। कभी भी कोई भी गांव होता है, घर से निकाल दिया, एक्सपेंस नहीं पे कर रहे हैं,
ऐसे बना के रखे हैं कि वो कमाए ही ना, अर्निंग ही ना हो, पढ़ाने लिखाने में भेदभाव करते हैं। तो बहुत होता है ये सब, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, इन सब जगहों पे बहुत होता है सब चीज़ें। बिहार में फैमिली कोर्ट है? हाँ वहाँ है, सभी जगह, पटना में भी है, सभी साइड में, मैक्सिमम जगहों पे फैमिली कोर्ट आ गई है। ये होता है, ठीक है। और कोर्ट भी इतनी स्ट्रिक्ट इस वजह से होती है कि हस्बैंड वाइफ आपस में सेटलमेंट कर ले, लड़ाई झगड़े खत्म करे। अगर घर वापस लौटना है तो वापस लौट जाए, अगर अलग होना है तो डिवोर्स वगैरह ले, जो काम करना है खत्म करे काम। बस कोर्ट भी इस वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। चलिए, अब देखिए सेक्शन 140। अब देखो, लेडी अगर दूसरी शादी कर ली, डिवोर्स के बाद क्या लेडी को मेंटेनेंस मिलता है? बिल्कुल मिलता है। लेकिन अब दूसरी शादी कर ली, अब मिलेगा? लेकिन उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा कोर्ट से, है ना। और ये कैंसिल करवाना भी क्या है? चेंज इन सर्कमस्टेंस है। वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना पड़ेगा, कोर्ट को दूसरी शादी का सबूत देना पड़ेगा। सो कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई तो फिर क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स्ड और ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड, द मैजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाइड दैट वाज वुमेन हैज आफ्टर डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड हो गई है, दोबारा शादी कर रही है, तो कैंसिल कर देगी ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? रीमैरिज। एंड ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर दिस वन। तो ये सब चीज हो गया आपको। ऐसा केस है जहाँ पे हस्बैंड का डेथ हो जाए, हाँ, तो उसके जो फैमिली है वो रखना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे वो लड़की का मेंटेनेंस कौन करेगा? वहां पे उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? देखो, रखना नहीं चाह रहे हैं वो तो उसके लिए डीवी एक्ट है ना। क्या वो रेसिडेंस ऑर्डर डीवी एक्ट दे देगी, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस की ऑर्डर्स तो हस्बैंड के अगेंस्ट ही जाते हैं, तो वो तो अवेलेबल नहीं है कोई राइट, वो तो राइट फिर अवेलेबल नहीं है। शी कान टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, उनसे नहीं ले सकती हैं। अरे उतना रेसिडेंस ऑर्डर में ही पूरे ससुराल वाले को तबाह कर देगी वो, अगर सही से काम करे ना। तो रेसिडेंट ऑर्डर के बाद जाएगी प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कि मेरा ससुर मारता पीटता है और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो भी मारता पीटता है ना। 2-4 और ऐसे वैसे एलिगेशन लगा देगी, अगले दिन ही डीवी कोर्ट ऑर्डर करेगी सबको घर से बाहर निकालो। तो पता चला उसके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो इतने मेल मेंबर है ना, उसी घर से, अपने ही घर से बाहर। वो लाख कोर्ट में बोलेंगे सर मैंने पैसा देके खरीदा था, बड़ी मुश्किल से बनाया था, मेहनत से बनाया था। कोर्ट बोलेगी अभी ये शेयर्ड हाउस है, निकलो बाहर। वो क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। वो बेचारा दूसरे कोर्ट से स्टे के लिए भी जाएगा ना, हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करेगा ना। वो हाई कोर्ट के जो हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, जाओ अपना देख लो जो देखना है ना। तब वही डॉटर इन लॉ वही बोलेगी आ बैठ मेरे साथ सेटलमेंट कर, कितना देगा ये बता, है ना। तो एक्ट को यूज करना चाहिए, अपने आप में स्ट्रांग होता है काफी। एक बार जब वो घर कब्जा करके बैठ गई तो उसके बाद तो बस उसको निकालने के लिए तो लोग कुछ भी देने को तैयार रहते हैं, और घर में रहने ही नहीं जाते हैं डर से कि कहीं 2-4 एलिगेशन और ना लगा दे। कहीं 100 नंबर पे पुलिस को फोन करके कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो लोग उसी की सुनेंगे, इसकी कोई नहीं सुनेगा। तो लोग ऐसे सर्कमस्टेंस में क्या करते हैं,
फटाफट सेटलमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। तो ये सब कानून बोल्ड बनाता है, मजबूत बनाता है कि हाँ भाई यू कैन डू दैट, नहीं तो लोग दबा देते हैं औरतों को। दवा नहीं देता है सिस्टम। हाँ, तो कानून है ना, एक ढंग का वकील मिल जाए समझाने वाला बस। और आजकल वकील की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब वीडियो जितना उड़ाना चाहिए उससे ज्यादा उड़ा देते हैं, है ना। यूट्यूब वीडियो तो ऐसा आता है 10 मिनट में हस्बैंड को चरणों में झुकाए, अब वो तुरंत खोल के देखिए क्या वीडियो है ये, 10 मिनट में काम तमाम, है ना। कोई लड़की है वो अपने हस्बैंड से 7-8 साल से अलग रह रही है अपने मायके, तो वो तभी भी डिवोर्स वगैरह मेंटेन करते हैं। हाँ हाँ, कितने दिन से भी रहे तब भी कर सकते हैं। 7 ईयर के बाद अब वो लोग इसमें लिमिटेशन बार थोड़ी होता है, इसमें लिमिटेशन एक्ट थोड़ी लगती है ना। सर एक केस है, एक लड़का लड़की है, ठीक है, ये शादी हुई बट वो लड़की अपने ससुराल को भी गई थी, ठीक है। बाद में 2-3 साल ऐसे ही चला, फिर मतलब लड़की के फादर ने केस कर दिया लड़की पे, केस चला तो अभी सर डिवोर्स का चल रहा है। डिवोर्स में क्या है कि लड़के ने डिवोर्स फाइल किया, तो वो मिलेगी, एलिमनी मिलेगी, वो मिलती है ना। और लड़की जो है वो मतलब बाहर लड़की को डेट पे जाएगी, तब तो केस खराब हो जाएगा, तब कुछ यहाँ पे जो कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा है अब उसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं होती, है ना। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सिचुएशन समझो, अब एक कहानी फिर समझाता हूं। हमारे केस में कौन कैरेक्टर थे, राजू थी और गीता थी, और गीता ने मेंटेनेंस का सूट कहां फाइल किया, मान लो गुवाहाटी में फाइल किया, क्योंकि गुवाहाटी में नौकरी कर रही थी, काम कर रही थी, तो गुवाहाटी में केस। अब कोर्ट ने अलाउ किया 40,000 पर मंथ का मेंटेनेंस। अब गीता की नौकरी जो है बेंगलोर में लग गई, और अच्छी नौकरी थी बेंगलोर में। अब हस्बैंड मेंटेनेंस दे नहीं रहा है, अब वो उसके एग्जीक्यूशन का सूट फाइल करना चाहती है, मेंटेनेंस की रिकवरी का। अब वो कहां करेगी, अब वो कहां करेगी, क्या उसको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसी कोर्ट से निकलवाना पड़ेगा, दैट वाज, या फिर बैंगलोर में भी कर सकती है। सेक्शन 147 पढ़ते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं। एक copy of order of maintenance or interim maintenance and expenses of processing as the case may be shall be given to without the payment to person in whose favor it is made, or to his guardian if any, to the person to whom the allowance of the maintenance or allowance for the interim maintenance expense or as the case may be is to be paid। ठीक है, और सुनिए अगला बात सुनिए, धमाका यहां पर है। and such order may be enforced by magistrate, may be enforced by magistrate, क्या लिख रहा है, in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowance or as the case may be the expense due। इस लाइन का मतलब समझिए, such order may be enforced by a magistrate in any place। the word क्या है यहां पर, any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance or as the case may be expense due। बताओ क्या लग रहा है, कहां लग रहा है आपको, कहां कर सकती है, ये कहीं पे भी कर दे। अब ये भी प्रिविलेज है। अब उसकी नौकरी कहां हो गई है, बेंगलोर में, ठीक है। अब वो बेंगलोर में हो गई नौकरी, तो वो कहां पे करेगी, उसके लिए क्या कन्वीनियंट है, उसके लिए क्या कन्वीनियंट है, बेंगलोर में। बेंगलोर के कोर्ट से नोटिस आ गया उसको, वो भी बेचारा परेशान, अभी तो गया था गुवाहाटी, अब बेंगलोर बुला रही है, सही है। अब बेंगलोर गया तो पता चला वही मेंटेनेंस वाला केस है, अब वहां का मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि पैसे दो,
अब वहां उसको पता चल रहा है कि बैंगलोर में तो इसकी सैलरी दुगनी हो गई है, अब तो मेंटेनेंस की घटनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए। तो ये जज को बोलता है, जज साहब देखो बैंगलोर में नौकरी करने लगी, वहां सैलरी इतनी थी, यहां डबल हो गई है, तो अब किस बात की मेंटेनेंस। तो जज सुनेंगे ये बात? बोले नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं सुनेंगे, इसके लिए तुम्हें चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अब वो एप्लीकेशन कहां लगाना पड़ेगा? वो कहां लगाना पड़ेगा? हाँ, गुवाहाटी में। मतलब अब ये जाएगा फिर से गुवाहाटी, और गुवाहाटी में चेंज इन सर्कमस्टेंस का एप्लीकेशन। बैंगलोर वाली कोर्ट नहीं छोड़ेगी, वो तो पैसे रिकवर करवा लेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसका मैं बताना ये चाहता हूं, सुनो, ये मेंटेनेंस का केस ऐसा केस है जिसकी एग्जीक्यूशन आप कहीं भी करवा सकते हो। किस कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ किया उससे मतलब नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो वहां पे चले जाओ, वहीं करवा लो एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर देगी। वो देखेगी कि भाई इस कोर्ट का ऑर्डर है मेंटेनेंस का, एग्जीक्यूशन करवानी है, इशू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट जस्ट डिक्टेटर, और वो बेचारा आएगा, उस प्रेजेंट होगा वहां पर, और उसके लिए ये सिचुएशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 147, दैट्स कॉल्ड हियर द मेंटेनेंस प्रोविजन। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक कॉल्ड मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 10 हमारा फिनिश है।